देख रहे हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के पक्ष और पहलू का आपके सम्मुख रखेंगे ताकि आप जब खबर पर अपनी राय बनाएं तो वो सटीक हो, निष्पक्ष हो। सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से शर्मसार कर देने वाली वारदात हुई है रामपुर में सरेआम लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है। मंचलों की हिम्मत देखकर हैरानी होती है कि उन्होंने न केवल छेड़खानी की बल्कि अपनी इस कारगुजारी का वीडियो भी बनाया। फिलहाल छेड़खानी के इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 9 मंचले अब भी गिरफ्त से दूर हैं और सवाल कानून व्यवस्था पर उठ रहा है। सरेराह गुंडागर्दी, सरेआम छेड़खानी और बेशर्मी। इन तस्वीरों से देश का सिर शर्म से झुक गया है। ये धुंधली तस्वीरें यूपी के रामपुर की हैं, जहां 2 लड़कियों के साथ सरेआम बदतमीजी की गई। बेखौफ मंचलों के हौसले कितने बुलंद थे, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि खुलेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी के बाद ये अपनी घिनौनी करतूत का वीडियो बनाने से भी नहीं हिचके। लड़की गिड़गिड़ाती रही, दुहाई देती रही, लेकिन इंसानियत के दुश्मनों को शर्म नहीं आई। कह रहे थे बहुत कहा था आपके माँ बहने नहीं है, आप हमें छेड़ क्यों रहे हो? हम कोई गलत काम करने थोड़ी ना आए, हम अपनी शॉपिंग करने आए थे, हम गुजर रहे थे यहाँ से। तो उन्होंने एक नहीं सुनी, हमारी जल्लादों की तरह लिपटन लगे थे हमसे। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। इस मामले के मुख्य आरोपी समेत कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई आरोपी अब भी पकड़ से दूर हैं। उनके लिए अभी और तलाशी चल रही है। हमारी 4 टीमें निकली हुई है अभी इसी काम में। सर्विलेंस की मदद दी जा रही है और आगे जल्दी हमें सफलता मिलने की उम्मीद है। रामपुर की वारदात ने एक बार फिर राज्य में कानून व्यवस्था की हालत पर सवाल खड़े कर दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सफाई देनी पड़ी। कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसा लगता है कि ऐसे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकार ने इस पर बहुत सख्ती के साथ निपटने का भी निर्णय लिया है कि दोबारा कोई इस प्रकार का साहस न करे। और मैं यह कहना चाहता हूं कि अपराधी किसी भी प्रकार का अपराध करने वाले हैं, अब उनके साथ पुलिस भी बेरहमी के साथ निपटने का काम करेगी। यूपी सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में महिलाओं के खिलाफ अपराध की एक के बाद एक घटनाएं सामने आई हैं। क्राइम के आंकड़ों में इजाफा योगी सरकार के लिए चिंता का सबब है। जनवरी 2017 में यूपी में रेप के 244 मामले सामने आए थे। मार्च में ये आंकड़ा बढ़कर 378 तक पहुंच गया, जबकि अप्रैल महीने में रेप की 393 वारदातें हुई। रामपुर में छेड़छाड़ की शर्मनाक वारदात के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। लखनऊ से लेकर आगरा और वाराणसी तक एसपी कार्यकर्ताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया। अपराध रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रामपुर में भी और जहां तहां भी हर रोज छेड़खानी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है और कानून का किसी को डर नहीं है। अखिलेश सरकार की सबसे ज्यादा फजीहत कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही हुई थी और अब योगी सरकार के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे की है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना यूपी की बीजेपी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगी। टीम न्यूज़ नेशन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गौवंश की हत्या के वीडियो के सामने आने की। दरअसल केरल में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गौवंश की हत्या का वीडियो सामने आने के बाद मामला काफी गरमा गया है। उस मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले में कांग्रेस ने तीनों आरोपियों को पार्टी से निलंबित कर दिया है, लेकिन बीजेपी के तेवर हमलावर है। केरल में हुई गौहत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सियासी घमासान भी तेज हो गया है। आरोप है कि केरल के कन्नूर में सार्वजनिक तौर पर गौहत्या की गई और इसका आरोप यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। इस वीडियो में यह भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के हाथ में यूथ कांग्रेस का झंडा है। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजशेखरन ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर कर लिखा कि सरेआम बीच सड़क पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोवध किया। इस वीडियो को दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा ने भी शेयर किया।
इसके बाद एक तस्वीर सामने आई जिसमें गौहत्या का कथित आरोपी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दिख रहा था। मुझे लगता है इस देश के राजनीतिक इतिहास में पहला इस तरह का मंजर कभी भी नहीं देखा होगा कि अपनी राजनीतिक आप मुद्दे को सिर्फ प्रूफ करने के लिए, अपनी राजनीतिक जो भी आपकी आइडियोलॉजी है उसको प्रूफ करने के लिए गौ माता को देश की सड़क के बीच में किसी राजनीतिक पार्टी ने इस तरीके से काटा हो। इसके बाद तो घटना की गूंज केरल से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी। आनंद फानन में 3 आरोपी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने कार्रवाई की। कांग्रेस के नेता ये बताने की कोशिश भी करते रहे कि उनकी पार्टी गौहत्या का समर्थन नहीं करती है। रविवार रात खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करके इस मामले पर सफाई पेश की गई। राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, केरल में शनिवार को जो कुछ भी हुआ वो मूर्खतापूर्ण और बर्बर है। ये मुझे या कांग्रेस को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। गौ हत्या को लेकर कांग्रेस पूरी तरह बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के तेवर हमलावर है। इस तरह की संस्कृति और रास्ते का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में न स्थान है न जगह, और इसीलिए उन लोगों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मुअत्तिल कर दिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता देश पर सेंटिमेंट के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र में हर को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन शायद आजाद भारत में मैंने पहली बार देखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के एक पॉलिटिकल वर्कर ने एक बछड़े को सार्वजनिक रूप से एक प्रकार से संहार करने की कोशिश की है। इन सब के बीच ये मामला कानून की दहलीज तक भी पहुंच चुका है। पुलिस ने रविवार को यूथ कांग्रेस की केरल शाखा के अध्यक्ष समेत दूसरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन जिस तरह से गौहत्या पर राजनीतिक घमासान छिड़ा है उससे लगता नहीं कि यह मुद्दा अभी शांत होने वाला है। केरल में गाय के साथ बेरहमी और तिरुवनंतपुरम में बीफ पार्टी सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बैकफुट पर। सवाल ये उठता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या सियासत होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली में ई रिक्शा ड्राइवर की हत्या के मामले की करते हैं, जो लगातार तूल पकड़ रहा है। दरअसल रविंद्र नाम के शख्स की जीटीपी मेट्रो स्टेशन के बाहर पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज जब आ गया है, जिसमें 2 आरोपी शराब खरीदते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में ई रिक्शा ड्राइवर का मर्डर, खुले में यूरिन करने से रोकने पर हत्या, सीसीटीवी में आरोपियों का सुराग। सनसनीखेज वारदात दिल्ली के जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर हुई है, जहां रविंद्र नाम के ई रिक्शा ड्राइवर ने 2 युवकों को खुले में यूरिन करने से रोका तो विवाद हो गया। तब दोनों आरोपी वहां से चले गए, लेकिन बाद में कुछ लोगों को साथ लेकर आए और रविंद्र को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पीछे से आए थे लड़के यहाँ पर स्टैंड पे, आगे 15 से 16 लड़के थे। उन्होंने मारना चालू कर दिया। कोई वजह थी ना, कोई कुछ पता ही चला क्या था। आते सीधा मारने लग गए। आइए स्टैंड पे सर, वो तौलिए में ईंटें डाल रखे थे, अंगोछे में जो होता है उसमें बांध के उनको मार रहे थे। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 2 आरोपी युवक शराब खरीदते दिख रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कुछ फुटेज सामने आई हैं, लेकिन अभी क्लियर कट पहचान नहीं हुई कि यही लड़के थे, ये उनका नाम है, अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। बता रहे हैं स्टूडेंट्स हैं किरोड़ी में कहीं को किसी कॉलेज के। जी ऐसे बताया जा रहा है स्टूडेंट्स है, लेकिन हम तभी कंफर्म करेंगे जब तक वो पकड़ नहीं जाते और जब वेरीफाई नहीं होता और आइडेंटिफाई नहीं होता। जाहिर है रविंद्र ने कुछ लोगों को गंदगी करने से रोका तो उसकी हत्या कर दी गई। इस बीच केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और पीड़ित परिवार को नौकरी देने की भी पेशकश की है। रविंद्र इस इलाके में ई रिक्शा चलाता है और ई रिक्शा में नंबरिंग को लेकर, यानी नंबर से चलाने को लेकर उसकी कुछ दिन पहले कुछ लोगों से कहा सुनी हुई थी, मारपीट भी हुई थी। फिलहाल पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है और इसके अलावा पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कोई और वजह तो नहीं है जिसकी वजह से रविंद्र की हत्या की गई हो। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं और अब बात मानसून की। खबर है कि मानसून कल से केरल के तट पर दस्तक दे देगा, लेकिन मानसून के पहले ही देश भर में कहीं कहीं तेज बारिश की खबरें आ रही हैं, तो कहीं आंधी तूफान ने तबाही मचा रखी है। बिहार की बात करें तो आंधी तूफान में हुए हादसे में अब तक 29 लोगों की जान जाने की खबर है। कहीं आंधी ने मचाया कहर, तो कहीं बिजली गिरने से काल के गाल में समा गए लोग। बिहार में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। रविवार को बिहार में अचानक मौसम ने करवट बदल ली
और देखते ही देखते कुदरत ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। लगभग पूरे बिहार में तूफान ने तबाही मचाई। बिहार में आंधी तूफान ने मचाई है जबरदस्त तबाही। 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। गर्मी से लोग परेशान थे, मगर उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि जो आंधी आएगी इस तरीके की तबाही मचा कर जाएगी। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो वृक्ष हैं वो अपना जड़ छोड़ चुके हैं और पटना और आसपास के इलाकों में भी कई जगह पर आंधी तूफान का असर देखने को मिला है। बेतिया की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ आंधी तूफान ने ऐसा कहर मचाया कि लोगों के आशियाने तहस नहस हो गए। भारी भरकम पेड़ धराशायी हो गए। हर तरफ बस तबाही का ही मंजर नजर आ रहा है। जिन जिलों में ज्यादा असर पड़ा है उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, हाजीपुर, खगड़िया में ज्यादा असर पड़ा है। आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो उसने पहले ही बिहार के कई जिलों में आंधी और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया था, लेकिन तूफान इतना रौद्र रूप दिखाएगा और इतनी तबाही मचाएगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आंधी पानी आती है, उसके साथ ओलापात भी होता है और आसमान में बिजली कड़कती है और वज्रपात की घटनाएं भी होती हैं। वज्रपात की भी घटनाएं हमारे यहाँ काफ़ी होती रही हैं। पिछले वर्ष तो मानसून जिस दिन आया था 21 जून को, उस दिन 56 मृत्यु वज्रपात की वजह से हुई थी। बिहार में कहर बरपाने के बाद अब ओडिशा और उत्तर पूर्व के राज्यों पर भी मौसम का खतरा नजर आ रहा है और ये खतरा पैदा हुआ है मोरा तूफान की वजह से, जो बंगाल की खाड़ी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साइक्लोन ऑलरेडी बन चुका है, वो ऑलरेडी बे ऑफ बंगाल में है और वो अभी एक कल फोरनून में 30th फोरनून में बांग्लादेश क्लोज टू चिटागोंग वो क्रॉस हो जाएगा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भी झमाझम बारिश हुई है। मानसून पूर्व की इस बारिश ने गर्मी से झुलस रहे लोगों को काफ़ी राहत पहुंचाई है, लेकिन मानसून से पहले बिहार के लोगों के लिए मौसम आफत लेकर आया। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। झारखंड में नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया। इस दौरान कई जगहों पर नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। सरकार की नीतियों से नाराज नक्सली जगह जगह विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। गिरिडीह में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। नक्सलियों ने चिचकी और कर्मबांध के बीच रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचाया। हालात को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। रेलवे स्टेशन के आसपास अर्धसैनिक बलों की एहतियातन तैनाती कर दी गई है। 24 अप्रैल को सुकमा में 25 जवानों पर जो हमला हुआ था वो एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, इसका खुलासा हुआ है। इसके सबूत खुद एक नक्सली ने दिए। आपको बताते हैं कि नक्सली नेता पोडियम पांडा ने नक्सलियों की साजिश को लेकर क्या कुछ अहम खुलासे किए। सुकमा में नक्सलियों ने कैसे दिया था जवानों को धोखा और कैसे गई 25 जवानों की जान, कैसे हुआ जवानों पर हमला, किसने बनाया था जवानों पर हमले का प्लान, या फिर किसने की थी नक्सलियों की मदद। नक्सलियों के इस हमले का पूरा खुलासा किया है खुद नक्सलियों के एक साथी ने, जो खुद उस दिन वहां मौजूद था। इसने भी जवानों पर गोलियां बरसाई थी। इसका नाम है पोडियम पांडा। पोडियम पांडा चिंता गुफा का पूर्व सरपंच है और इसने हाल ही में सरेंडर किया है। पोडियम ने खुलासा किया है कि 24 अप्रैल को जवानों पर हुए हमले की साजिश 1 महीने पहले रची गई थी और इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड था कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा। वहीं इस हमले के सूत्रधार थे कमांडर अर्जुन, सीतू और नागेश। पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली नेता ने यह खुलासा भी किया है कि इस हमले की बाकायदा प्लानिंग की गई थी और जिस वक्त सीआरपीएफ के जवान खाना खाने के लिए बैठे थे उसी वक्त हमला किया गया। पहले गांव की तरफ फायरिंग की गई और जैसे ही सीआरपीएफ के जवानों का ध्यान डाइवर्ट हुआ, नक्सलियों ने धावा बोल दिया। इसके अलावा कुछ बाहरी नक्सली भी इसमें शामिल थे। पांडा के मुताबिक हमले की योजना को अमल में लाने के लिए जंगल में फदीगुड़ा और बुरकापाल के बीच नक्सलियों ने कैंप लगाया था और 15 अप्रैल से रेकी शुरू कर दी थी और ये सिलसिला 24 अप्रैल की सुबह तक चला। 24 अप्रैल को नक्सली रेकी करने बुरकापाल गए थे और वापस आकर सीआरपीएफ के मूवमेंट की जानकारी दी थी। पांडा ने बताया कि नक्सलियों ने जवानों पर हमले के लिए गांव वालों की भी मदद ली थी। हमले के दिन गांव वालों के पास भी हथियार थे। पुलिस के सामने समर्पण करने वाले नक्सली नेता
पोडियम पांडा ने साफ तौर पर बताया है कि इस हमले के लिए नक्सलियों ने गांव वालों का सहारा लिया था। न सिर्फ हमला करने के लिए बल्कि घायल हुए नक्सलियों की डेड बॉडीज को उठाकर सुरक्षित जगह तक ले जाने के लिए भी ग्रामीणों का इस्तेमाल हुआ। पोडियम पांडा ने खुलासा किया है कि नक्सलियों ने उसे भी एक बंदूक और 8 कारतूस दिए थे, जिसमें से उसने 2 राउंड फायरिंग भी की थी। मेरे को इंचार्ज भी दिए थे, तू भी फायर करना, मेरे को उतना आता नहीं रहा, मैं भी फायर किया, दो राउंड फायर किया। पांडा ने बताया कि जवानों का ध्यान भटकाने के लिए पहले गांव की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिससे जवानों का ध्यान गांव की तरफ चला गया और तभी घात लगाए नक्सलियों ने उन पर हमला बोल दिया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ऊपर से गांव से फायर किया, हवाई फायर टाइप का किए। उसके बाद फोर्स वाले इधर जो नीचे साइड में थे वो लोग सब एक साइड देखने लगे। अब एक साइड जो निचला वाला बाग में जो उसके नीचे भी ही नक्सली लोग मुझ लगाकर बैठे हुए थे, उनको देख नहीं पाया। लेकिन नक्सलियों का ये खूनी खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। नक्सली नेता पोडियम पांडा ने इससे भी बड़ा और चौंकाने वाला एक और खुलासा किया। पांडा ने बताया कि नक्सलियों ने जवानों का खून बहाने के बाद जमकर जश्न भी मनाया, जो 26 और 27 तारीख को पूरे दिन चला। नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, सुकमा। और अब खबर योगी सरकार की सोशल मीडिया को लेकर नई प्लानिंग की। खबर है कि यूपी सरकार के सभी मंत्री और विभाग जल्द ही सोशल मीडिया पर होंगे। यानी आप ट्विटर पर मंत्री जी से कोई शिकायत करेंगे तो उसका जवाब भी आपको तुरंत मिल जाएगा। योगी आदित्यनाथ जितने लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, फेसबुक और ट्विटर पर भी उनके उतने ही फॉलोअर्स हैं। मुख्यमंत्री बनने के 2 महीने में ही योगी आदित्यनाथ के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 3.5 लाख को पार कर चुकी है। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की सक्रियता और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए सरकार के मंत्री भी अब सोशल मीडिया में सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। आपकी बात जनता सुन सके, पारदर्शिता पूरी तरीके से होनी चाहिए और इसीलिए हम लोगों ने अपने अपने विभागों में भी पोर्टल जारी कर दिया है, जियो टैगिंग का सिस्टम लागू कर दिया है, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से सब चीज़ों पर निगरानी कर रहे हैं और कहीं न कहीं हर चीज़ को ट्वीट करते रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार का कार्य है, सरकार के जो प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स हैं, उनको हम लोग क्षेत्र में प्रचारित करें। सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी बहुत ज़रूरी है कि यदि कहीं पर ऐसा प्रचार हो रहा है जो गलत है, उस पर भी जो है हम लोग उसकी जांच पड़ताल करें। अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने खास रणनीति बनाई है। इसके लिए सरकार यूपी में अब सोशल मीडिया का सेल बना रही है, ताकि हर मंत्री और विधायक ट्विटर और फेसबुक को अच्छे से समझ सके और उसका इस्तेमाल कर सके। कि हम लोग मुख्यालय पर एक सोशल मीडिया का पूरा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। हमारी कोशिश ये भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि हम लोग अपना जो है दिल्ली में भी जो है सोशल मीडिया की एक टीम वहाँ तैयार करें। सोशल मीडिया सेल संभालने के लिए कर्मचारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। डीएम को अपने जिले की जानकारी साझा करना होगा। दिल्ली में इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। योगी सरकार नए फैसलों को लेकर गंभीर है और सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद मंत्री और विभाग का संवाद सीधा होगा, लेकिन समस्याएं वाकई में दूर हो पाएंगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, लखनऊ। और हिंदुस्तान को मोदी सरकार ने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, लेकिन अभी तक पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार ही हो रहा है। हालांकि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में दावा किया है कि साल 2023 तक देश में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। एक बुलेट ट्रेन की बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर अब बुलेट ट्रेन कागजों में, भाषणों में कमोबेश हर नेता के रही है, लेकिन वो कौन सा दिन होगा जहाँ पर मैं वाकई में देख सकूंगी कि हाँ ये काम बुलेट ट्रेन के लिए जमीन पर हो रहा है। उसका स्टेटस एग्जैक्ट शेयर कर पाएंगे, क्योंकि सपना तो बहुत दिन से देख रहे हैं हम, लेकिन एक स्टेटस होता है ना कि मुझे पता चले कि हाँ ये गड्ढा बुलेट ट्रेन के लिए खोद रहा है, तो एक मेंटल पीस मिलती है कि हाँ बस अब तो आ ही गई। देखिए, मैं आपके जैसा ही आपके पास कुछ सुझावोंगे तो दीजिए। मैं बहुत लेमैन की तरह से पूछ रही हूं। जापानीज लोगों ने हमें बताया है कि क्योंकि जापानीज लोग ही इसको बना रहे हैं, जापानीज लोगों की टेक्नोलॉजी है कि 2023 तक ये ट्रेन चलेगी, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।